दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में BHIC 133। जैसे कि आप सभी को पता है इसको हम कवर कर रहे हैं। BHIC 133 यानी हिस्ट्री, भारत का इतिहास का आपका एग्ज़ाम है परसों 31 मार्च को, और इसी के लिए ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो इन वीडियोस में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ विद आंसर्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 4-5 वीडियो हम आज कर चुके हैं अपलोड। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी, तो 25-30 वीडियोस आपको परसों तक मिल जाएंगी विद आंसर्स और साथ में PDF भी। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का एक और नया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय यानी एकता व्यवस्था क्या थी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 12 से हो सकता है 15 मिनट तक हो जाए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं मानकर चलता हूँ और कई सारे सैम्पल पेपर में मैंने इसको देखा है। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है और अच्छे से इसको डिफ़ाइन करना, अच्छे सा कंटेंट आपके लिए निकाल कर लाया हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय एकता व्यवस्था क्या थी। ठीक है, जानते हैं एकता व्यवस्था क्या थी। एकता का देखो अर्थ होता है धन के स्थान पर। देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ। एकता का जो अर्थ होता है, मान लो कोई किसी की सैलरी है, अगर सैलरी के स्थान पर उसको सैलरी में क्या दिया जाता है, पैसे, पैसों के स्थान पर अगर उसको ज़मीन का कुछ टुकड़ा दिया जाए, ज़मीन दी जाए, तो उसी को एकता कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ज़मीन का टुकड़ा देना ही सैलरी के रूप में एकता कहलाता है। दिल्ली सल्तनत में दिन प्रतिदिन नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत इतना बड़ी हो गई कि इसको अकेले शासक के द्वारा शासन करना संभव नहीं हो पाया। अतः इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। इन भागों को एकता कहा गया और इन क्षेत्रों पर शासन करने वाले जिनको ये सौंपे गए थे एकता, उनको एकतादार कहा गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एकता प्रणाली का प्रारंभ यानी एकता प्रणाली शुरू कैसे हुई। एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है भारत से बाहर हुई, फारस में यानी ईरान में। ईरानी क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हो चुकी थी। भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी यानी हरियाणा का क्षेत्र एकता के रूप में सबसे पहली बार एकता सबसे जो पहली एकता थी वो दी गई थी। ठीक है, किसे दी गई थी, देखो मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हरियाणा का क्षेत्र पहला एकता था। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी द्वारा उच्च यानी सिंध का क्षेत्र एकता के रूप में नसीरुद्दीन कुबाचा को दिया गया। लेकिन प्रशासनिक रूप से जो एकता की शुरुआत है, स्थापना है, वो इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की। एकता प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो एकता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकताओं से हुई। राजधानी से दूर जो क्षेत्र थे, जिनसे राजस्व वसूली आसानी से न हो, सुल्तान द्वारा एकता के रूप में दी जाने लगे। ऐसे क्षेत्र जो राजधानी से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, जिन पे लगता था राजा को कि भाई नियंत्रण वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, या फिर कंट्रोल की जो मतलब कंट्रोल सही से नहीं हो पा रहा, या कर की जो वसूली है वो सही नहीं हो पा रही, तो उसको एकता बनाकर इक़्तिदार को सौंप देते थे। ये एकताएँ सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले में प्रदान की जाती थी। इस प्रकार सुल्तानों में एकताएँ बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया गया। नियमित रूप से राजस्व भी वसूला। दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला, जिसमें अपनी योग्यता के अनुरूप वह राजस्व प्राप्त कर सकता था। इल्तुतमिश ने गंगा यमुना के जो दोआब है, गंगा यमुना का जो बीच का क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो गंगा यमुना के जो दोआब था, उसमें हिंदू ज़मींदारों की शक्ति को तोड़ने के लिए शमसी तुर्की अमीरों को 2000 एकताएँ बांटी। एकता दो प्रकार की होती थी, बड़ी एकता और छोटी एकता। बड़ी एकता ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों व सेना अधिकारियों को दिए जाते थे। ये इक़्तिदार एकता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। बड़ी एकता किसे दी जाती थी, जो सेना के उच्च अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, इसमें राजस्व वसूली भी करते थे, साथ ही ट्रेनिंग वगैरह जो होती थी सैनिकों की, वो भी कर चलाते थे। छोटी एकताएँ ये सामान्यतः वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। इनसे संबंधित इक़्तिदार केवल राजस्व वसूली करता था। ये छोटे जो सैनिक होते थे उन्हें सौंप दिए जाते थे, वो सिर्फ उनमें क्या करते थे, राजस्व की वसूली, कर की वसूली।
इक्तेदार के कार्य क्या थे? लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना और शांति स्थापित करना, 3 कार्य होते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम सुल्तान के राजकोष में जमा कराते थे। इस शेष रकम को फवाजिल कहते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। इसका पद वंशानुगत नहीं था, यानी अगर किसी इक्तेदार को कोई इक्ता सौंपी गई तो उसके पुत्र या उसके पुत्र को वो नहीं सौंपी जाएगी, वंशानुगत नहीं था। तथा इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था, वो अपने सिक्के भी नहीं चला सकता था। वो क्या करता था, बस उसमें शांति स्थापित करना, वो सैन्य व्यवस्था या सेना के ट्रेनिंग वगैरह करा सकता था, साथ ही कर की वसूली कर सकता था बस। इक्तेदार का पद हस्तांतरणीय होता था, यानी ट्रांसफ़र एक दूसरे को किया जा सकता था, एक इक्तेदार से दूसरे इक्तेदार को। साथ साथ समय समय पर सुल्तान इक्तेदारों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करते रहते थे। यहाँ पर इक्तेदार पर सुल्तान का अधिकार झलक रहा है कि इक्तेदार तो उनको बना दे, लेकिन अधिकार है उनके पास, ये नहीं कि वो स्वतंत्र हो गए या अपने आप को ज़्यादा मतलब बड़ा समझने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रकार राजपूत कालीन सामंती पद्धति में सुल्तान का अपने इक्तेदारों पर अधिक नियंत्रण था। फिरोज़ तुगलक ने इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया। बाद में फिरोज़ तुगलक ने इस पद को, जो इक्तेदार का पद था, उसको वंशानुगत कर दिया, पहले नहीं था। इक्तेदारी प्रणाली के दोष क्या क्या थे? देखो, उसकी अपने ऊपर लाभ ही लाभ पड़े कि इक्तेदार होगा तो एक तरीके से जिन क्षेत्रों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था उन पर एक तो कंट्रोल हो रहा है, दूसरा शांति व्यवस्था हो रही है। ठीक है, अगर कोई बड़ी इक्ता है जिसे सेना अध्यक्ष को सौंपा गया है, सेना के बड़े अधिकारी को सौंपा गया है, तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग वगैरह भी करा सकता है सैनिकों की। ठीक है, साथ ही कर की वसूली तो हो ही रही है। तो ये सब लाभ थे। अब देख लेते हैं इस इक्ता प्रणाली के दोष। इक्तेदार सामान्यतः इक्ता की आय व खर्च में हेरा फेरी का भ्रष्टाचार करते थे। इसे रोकने के लिए तथा इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए, अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग समय में अलग अलग कदम उठाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो और जो इक्तेदार हैं वो कर अच्छे से पहुँचाएँ, उसमें हेरा फेरी कर कुछ कटौती न कर लें। बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्ता भूमि की आय का आकलन करता था। बलबन ने क्या किया इसके लिए? इसने जो है इक्ता में एक और अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था ख्वाजा, जो इसकी आय का आकलन करता था और सुल्तान को बताता था। इससे फिर एक अंदाज़ा हो जाता था कि हाँ इतने तो आने ही चाहिए, क्योंकि आकलन एक अंदाज़ा लगाया जाता था। अलाउद्दीन ने इक्तेदारों के स्थानांतरण पर बल दिया, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र जल्दी होता रहेगा तो भ्रष्टाचार स्थिर नहीं रहेगा। अगर कोई करने भी लगा तो तभी जब इक्तेदार बदल जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो तथा इसने क्या किया कि 3 वर्ष से अधिक किसी इक्तेदार को एक इक्ते में नहीं रखा। इसके अलावा इसने इक्ता प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया। गियासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार की व्यक्तिगत आय तथा इसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित किया। वसालत हश्म यानी सैनिकों के वेतन का रजिस्टर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदारों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया। इसने इक्तेदारों के समकक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो इक्ता का प्रशासन चलाता था, जबकि वसूली का अधिकार इक्तेदार के पास बने रहे। वसूली के जो अधिकार थे वो इक्तेदार के पास बने रहे। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदार के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नकद वेतन देने की घोषणा की। इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इक्तेदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अनेक विद्रोह किए। इक्तेदारी प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आ सकते हैं आपके, वो किसी तरीका से देखो। इक्तेदारी व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। मैंने कई सैम्पल पेपर में इसको देखा है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाइए। ठीक है, इक्तेदारी से व्यवस्थित इक्तेदारी प्रणाली आ जाएगी। इक्तेदारी प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें आ सकता है जो इक्तेदारी व्यवस्था है, प्रणाली है, इस पर टिप्पणी करिए, या जैसा ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी आ सकता है। इक्तेदारी प्रणाली के पूरे डिटेल में बताइए, वो विस्तृत। साथ ही ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, जैसे लोधी काल में सबसे निचला देखिए, लोधी काल में इक्तेदार को वजहदार कहा जाता था।
या इस प्रकार की और क्वेश्चन, इक़्तिदारी क्या है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने इक़्तिदारी व्यवस्था में क्या बदलाव किए, क्या उन्होंने व्यवस्थाएं की भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ सकता है। आप कंटेंट देखिए कितना ज़बरदस्त कंटेंट है और अच्छा सा आपको इसको पढ़ लेना है 1 से 2 बार। साथ ही PDF आपको मिल जाएगी, और अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते तो आप वीडियो देखकर, आपको अगर 2 बार वीडियो देख लोगे तो वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैंने टेलीग्राम पर इसको डाल दिया है, वीडियो के आते ही मैं डाल दूंगा इसको। साथ ही नीचे अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दिया गया है, इसके लिंक को, टेलीग्राम के लिंक को, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी 6-7 वीडियो आ चुकी हैं और बाकी वो बहुत सारी वीडियो अभी आनी बाकी हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।